हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का अंशाल पेपर जो कि वर्ष 2023 में आया हुआ है। कोड है 822 EA और ये है 5वां सेट। तो आज इस सेट का हम लोग पार्ट 3 सॉल्व करेंगे और पार्ट 2 तक हमने जो सॉल्व किया है वो है ये सवाल नंबर जो इसमें 22 दिख रहा है, उसका 6 खंड तक हमने हल कर दिया। आज हम यहाँ से लगाएंगे और इस सवाल पे आपको स्टार नज़र आ रहा है, ये देखिए। मतलब इस तरह के जो सवाल हैं ये वर्ष 2024 में नहीं आने वाले हैं, फिर भी हम इसे लगाना आपको सिखा दे रहे हैं कैसे लगाएंगे। तो ये है 23वां सवाल और सवाल है 5/x ऋण 1 धन 1/y ऋण 2 बराबर दिया है 7/4। इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 1। और एक है 6/x ऋण 1 ऋण 2/y ऋण 2 बराबर है 1/2। ये है समीकरण नंबर 2। ये दोनों दिया, इसको हल करना है। तो हल करने के लिए क्या करो आप, यहाँ पे देखो x-1 इसके ऊपर 6 लिखा है और इसके ऊपर 5 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1। तो यहाँ पे चाहे आप विलोपन से लगाओ, वज्र गुणन से लगाओ या फिर इसको समानित जो विधि होती है, क्योंकि अभी ये समीकरण अच्छा नहीं दिख रहा, चाहे तो आप इसको उस हिसाब से लगाओ कन्वर्ट करके या फिर यहीं डायरेक्ट सॉल्व कर दो। तो हम इसको यहीं लगाएंगे। जैसे हम समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करें तो यहाँ ऊपर 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 है, एक जैसा दिखेगा। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, ऐसा हमने कर दिया। तो इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पंजे 10 और यहाँ होगा 2/y ऋण 2 और जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7/2। ये हो गया आपका पहला, और ये ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 2। दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, एक जैसा है, और ये होगा 10/x ऋण 1 और यहाँ 7 1 8 जुट जाएगा, एक बार लिख देते हैं। यहाँ पे ये होगा 10 और 6 16/x ऋण 1 बराबर 8/2 बराबर 4। तो यहाँ से x ऋण 1 की वैल्यू बनेगी 16/4 बराबर 4, या x का मान आएगा 5। इस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। यहाँ से x ऋण 1 की वैल्यू 4 हो गई तो x की वैल्यू 5, क्योंकि एक दूसरी तरफ पक्षांतर होके आएगा। अब इस x का मान या फिर x ऋण 1 का मान चाहे जिसमें रख दो, जैसे पहले वाले में रख दो या दूसरे वाले में रख दो, पहले में लिख देते हैं। लेकिन इस समीकरण 1 में x ऋण 1 बराबर 4 रखने पर ऐसा भी लिख सकते हो, या x बराबर 5 रखने पर, तो ये हो जाएगा 5/4 धन 1/y ऋण 2 बराबर 7/4। तो 5/4 दूसरी तरफ जाके घटेगा तो होगा 7/4 ऋण 5/4, घटेगा तो 2/4 आएगा, और 2/4 का मतलब 1/2, यानी y ऋण 2 बराबर 2 या y बराबर आएगा 4। यानी x की वैल्यू होगी 5 और y की वैल्यू हो गई 4। इसी में रख के देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। जैसे दूसरे में ही रख के देख लेते हैं, ये गिर गया। दूसरे में ही रख के देख लेते हैं। तो यहाँ x की जगह 5 रखेंगे तो आएगा 5 में से एक जगह 4, तो ये हो जाएगा 6/4 ऋण 2/y की जगह 4 रखना, तो यहाँ पे आएगा 3। हल करो इसको तो ये 2 3 6 है, 2 दूनी 4 ऐसे कर लो, या फिर 3 से गुणा कर दो। 3 का 6 में 18 और 6 का 2 में 12 और नीचे 4 3 12 आएगा। 18 में से 12 जाएगा 6, 6/12 कैंसिल होके आएगा 1/2, यानी सही है। तो इस हिसाब से आपको प्रश्न लगाना है। ये है प्रश्न क्रमांक 23। अगला प्रश्न है 23वें का अथवा।
इसमें दिया हुआ है 300 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करने में एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस द्वारा तय करता है तो 4 घंटा लगता है, और जब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करता है तो 10 मिनट ज़्यादा लगता है। रेलगाड़ी और बस की चाल बताओ। तो ये है 23वें का अथवा। सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। ये हम यहाँ पे 2 फिगर देते हैं, दोनों में कुल दूरी है 300 किलोमीटर। लेकिन पहले वाले कंडीशन में क्या है कि वो आदमी 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गया, रेलगाड़ी से गया वो 60 किलोमीटर, तो बचा कितना 240 किलोमीटर। जब पूरा 300 था तो 240 बचा। ये गया वो बस से। अगले वाले केस में वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से गया, तो जब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से बचा तो बची हुई दूरी कितनी बची 200। ये गया वो बस से। तो इसमें कहा है कि ऊपर वाले में जो कुल टाइम लगा है 4 घंटा और नीचे 10 मिनट ज़्यादा लगा, यानी लगा 4 घंटा 10 मिनट। ये नीचे वाले में टाइम है, तो इसी को हमें शब्दों में बदलना है फिर लगाना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर मान लेते हैं बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला जो शर्त है, पहले शर्त के हिसाब से टोटल टाइम कितना लगा है 4 घंटा। समय कैसे आता है, दूरी बटे चाल। तो 60 किलोमीटर की दूरी है और रफ्तार है x की, और 240 किलोमीटर की दूरी है और स्पीड है y की। ये है पहला समीकरण। दूसरे वाले केस में 100 किलोमीटर यहाँ पे लिखेंगे, द्वितीय शर्त। दूसरे वाले कंडीशन में है 100 किलोमीटर की दूरी स्पीड x है और 240 किलोमीटर की दूरी स्पीड y है। इसमें 10 मिनट ज़्यादा लगा, 4 घंटा 10 मिनट, तो हो जाएगा 4 सही 10/60, क्योंकि 60 से भाग करेंगे तो भी घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 6 चौक को 24 1 25/6। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इन्हीं दोनों को हल कर देंगे, जो आएगा उत्तर आएगा। यहाँ पे 240 के बजाय 200 लिखना है, ये रहेगा। तो अब इसे हल करना है। हल करने के लिए आप क्या करो, चाहे जिसके एक गुणांक को बराबर कर दो, जैसे यहाँ पे x के गुणांक को बराबर कर दो या फिर y के, चाहे जिसको बराबर कर दो। जैसे मान लो हम यहाँ x का बराबर करेंगे तो 60 और 100 दोनों का एलसीएम होगा 300। तो समीकरण नंबर 1 में 5 से गुणा करेंगे और इसको घटा देंगे समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करके। पहले समीकरण में जब 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 300/x, और यहाँ होगा 5 चौक को 20, 5 दूनी 10 2 12, 1200/y, और यहाँ होगा 5 चौक को 20। इसको मान लो हम तीसरा कह देते हैं। नीचे वाले में 300 से गुणा करेंगे, यहाँ पे आएगा 600/y। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 25 3 75 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब चूंकि इसे घटाना है तो नीचे के चिन्हों को बदलते हुए चले जाते हैं। तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये हो गया 1200y/600y। तो 1200 में से 600 घटाएंगे तो आएगा 600/y। ये 20 में से 6 घटेगा तो बाद इसको लिख सकते हैं, एक बार लिख देते हैं 20 ऋण 75/6। तो 20 का 6 में गुणा 120, और 120 में से 75 घटाएंगे तो आएगा 45/6। या यहाँ से अगर आगे इसको सॉल्व करें हम तो
6 का गुणा हो जाएगा और 45 से भाग, तो y बराबर हो जाएगा 600 × 6 बटे में 45। तो 6 का 6 में गुणा हो जाएगा 3600 बटे में 45। तो कितनी बार में ये कैंसिल हो जाएगा? पहले तो 5 से काट के देखते हैं। 5 9 45 और ये होगा 5 7 35 7 5 दूनी 10 0 720 और 720 में 9 से भाग करेंगे तो आएगा 80। और y क्या था? बस की रफ्तार थी, तो यहाँ पे लिख देंगे कि बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इस y का मान किसी में भी आप रख देना तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाहे पहले समीकरण में, दूसरे, तीसरे, चौथे, चाहे जहाँ पे रख देंगे। जैसे यहीं पे मान लो हमने रख दिया 80, तो 8 3 24 3 आएगा और 4 में से 3 घटेगा 1, तो 60 बटे x माने 1, तो x माने 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी रेलगाड़ी की रफ्तार है 60 किलोमीटर और बस की रफ्तार रहेगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यह है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले चित्र बनाना है। ये हम एक स्तंभ मान लेते हैं और ये है, ऐसे 2 पॉइंट ले लेते हैं। ऐसे इन दोनों पॉइंट से हमें देखना है एक स्तंभ को। स्तंभ मान लिया CD है। तो अब यहाँ पे कहा है जब एंगल फाई से थीटा, तो ये नहीं कहा फाई यहाँ रहेगा कि यहाँ, उसको आपको पहचानना है। उन्होंने कहा है जब फाई से थीटा होता है तो परछाई a मीटर लंबी हो जाती है। तो जब छोटा कोण हो तो बड़ी प्रतिबिंब बनती है, ये बात आप ध्यान रखना। तो फाई से थीटा होने के बाद बढ़ा है, इसका मतलब थीटा यहाँ होना चाहिए और फाई यहाँ होना चाहिए। तो जब उन्नयन फाई से हट के थीटा हुआ तो प्रतिबिंब a मीटर अधिक लंबी हो गई, ये इसमें कहा है। तो उसके बाद कहा स्तंभ की लंबाई बताओ, वही निकालना है। यहाँ पे मान लेते हैं स्तंभ की लंबाई h है और यहाँ पे निकाल लेते, इसको लिख देते हैं x। आपको लिखना पड़ेगा कि माना स्तंभ CD की ऊंचाई h मीटर है या a मीटर है, जो भी। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बिंदु B से स्तंभ के सिरे का उन्नयन कोण फाई और B से पीछे आने पर बिंदु A से उन्नयन कोण थीटा है, जहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई या छाया की लंबाई a मीटर अधिक हो गई। तो अब एक छोटा वाला ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज BCD, इसमें लगा देते हैं tan फाई होगा लंब और आधार का अनुपात, या यहाँ से x बराबर आप लिख सकते हो h बटे tan फाई, या यहाँ से लिख सकते हो tan फाई 1 बटे tan मतलब काट होता है, तो इसको लिख सकते हैं h काट फाई। अब आते हैं छोटे वाले में, इसका भी नाम लिख देंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में यहाँ tan थीटा इस्तेमाल करेंगे। लंब h है और आधार है a प्लस x, या यहाँ से h बराबर होगा a प्लस x tan थीटा, या h बराबर हो जाएगा a प्लस x की जगह पे लिखना है h काट फाई और ये हो गया tan थीटा। हल करना है इसको बड़े सावधानी से, h का मान निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस tan थीटा को इसके नीचे लगा देंगे, तो हो जाएगा h tan थीटा बराबर a प्लस h काट फाई। h tan थीटा को लिख सकते हैं h काट थीटा, और ये इस साइड आएगा, इसको लिख देंगे h काट फाई बराबर a। दोनों में से h कॉमन हो जाएगा तो लिखेंगे काट थीटा माइनस काट फाई कोष्ठक में, और बराबर होगा a, या यहाँ से h बराबर लिख सकते हैं a बटे
काट थीटा माइनस काट फाई। आगे मीटर भी लगाना पड़ेगा, इतना मीटर होगा स्तंभ की लंबाई या ऊंचाई। तो ये है इस प्रश्न का जवाब। कैसे लगाना आप देख सकते हो, ये यहाँ से है, ये चित्र है और ये है उसका सॉल्यूशन या उसका समाधान। अगला प्रश्न है 24वें का ऑप्शनल। एक बहुमंजिले शिखर के भवन से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण 30 और 45 है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवन के बीच की दूरी ज्ञात करो, ये निकालना है। तो एक कई मंजिले का घर है और एक छोटू मोटू घर है। ये जो छोटू मोटू घर है इसकी ऊंचाई है 4 मीटर। तो नाम लिख देते हैं कि ए बी है और ये सी डी है। कहा बहुमंजिले भवन के शिखर से, जब हम छोटे वाले का शीर्ष देखते हैं और एक बार हम छोटे वाले का आधार देखते हैं। शिखर और तल, तो अनुमान कोण दिया है 30 अंश और एक में दिया है 45। जब इसको देख रहे हैं तो अनुमान कोण 30 अंश बना, यानी यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 30 अंश। और जब इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे बनेगा 45, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 45 अंश। इसमें कहा बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों के बीच की दूरी बताओ। मतलब हमें ये निकालना है, जिसको हम एच कह देते हैं। इसके बीच की दूरी निकालना, इसको डी कह देते हैं, डिस्टेंस। तो जब ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर हो जाएगा। ये डी है तो ये भी डी हो जाएगा। तो यहाँ ए बी सी डी, यहाँ पे पॉइंट ई लिख देते हैं। तो हम मान लेते हैं डी ई को कुछ लिख देते हैं, मान लेते हैं कि ये एक्स है। उसके बाद यहाँ पे ये सभी लिखना पड़ेगा कि बहुमंजिले भवन की ऊंचाई एच मीटर, दोनों भवन के बीच की दूरी डी मीटर, ये सभी लिखना पड़ेगा। उसके बाद लगाना। तो एक यहाँ छोटू मोटू त्रिभुज है, एक बड़ा वाला है। तो चाहे जिससे शुरू करो, मान लो हमने छोटे वाले से शुरू कर दिया, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी ई डी बेड में tan 30 डिग्री इक्वल होगा डी ई अपान बी ई। और डी ई को हमने x मान लिया है और बी ई को d मान लिया है। तो यहाँ से x की वैल्यू होगी d tan 30 और tan 30 का मान 1/3 होता है, तो हो जाएगा d/3 मीटर। ये हो गया। अब एक बड़ा वाला है, देखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में tan 45 अंश बराबर लिखेंगे सी डी इसकी लंबाई है और ए सी इसका आधार। सी डी का मान है कैपिटल एच, या फिर लिख सकते हैं 4 धन एक्स। यही है, इतना 4 उतना एक्स। और नीचे है ए सी जिसको हमने डी कहा है। tan 45 का मान 1 होता है, तो 4 धन एक्स, इस पूरे का मान हो जाएगा डी। 4 और एक्स मिला के पूरा डी हो जाएगा और एक्स का मान है d/3। तो 4 बराबर हो जाएगा डी ऋण एक्स, इतना बनेगा। यहाँ से लिख सकते हैं डी ऋण d/3, क्योंकि ये एक्स का मान है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बराबर 4। तो 3 से गुणा हो जाएगा, और या फिर ऐसे डी कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 ऋण 1/3 बराबर 4। या डी बराबर लिख सकते हैं 4 में 3/3 ऋण 1, इतना आएगा। इसका परिमेयकरण भी कर सकते हो, 3 धन 1 से गुणा करना पड़ेगा। अभी आपके ऊपर बचता, आप चाहे इसी को उत्तर लिख दो छोड़ दो। तो नीचे आएगा 3 ऋण 1 यानी 2 आएगा। तो 4 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 4 3 12 धन 4 में 3 और नीचे आएगा बटे में 2। भाग करेंगे तो आएगा 6 धन 2 में 3। चाहे तो 2 कॉमन ले लो
3 धन करड़ी में 3 मीटर। ये हो जाएगा दोनों भवन के बीच की दूरी। अब निकालना है इसके मतलब बहुमंजिले भवन की ऊंचाई भी टोटल निकालनी है। तो टोटल ऊंचाई है वो है 4 धन यक्स। 4 में यक्स को जोड़ने पर जो आएगा वो यच है 4 धन एक्स, यानी 4 धन एक्स का मान है कितना, डी बटे करड़ी में 3 हो जाएगा 4 और डी का मान यहाँ निकल गया है 3 धन करड़ी 3 बटे करड़ी 3। करड़ी 3 से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर दो। बाकी कोई मगजमारी नहीं करनी है, कहीं भी लगा देते हैं इसको, थोड़ा सा कापी ऊपर नीचे यहीं कोनों में लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 धन करड़ी 3 से का करड़ी 3 में गुणा 3 हो जाएगा और फिर यहाँ पे देखो कितना आएगा 2 3 6 करड़ी में 3 और करड़ी 3 का गुणा करड़ी 3 में 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 और नीचे आएगा 3। तो जब 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 धन 2 करड़ी में 3 धन 2। तो हो जाएगा 4 2 6 धन 2 3 6 3 धन करड़ी में 3। तो इस हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई भी मिलेगी 2 करड़ी में 3 धन 3। तो ये इसका उत्तर होगा। रीजन क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, भवन के बीच की दूरी और भवन की ऊंचाई बराबर क्यों आई, क्योंकि एंगल 45 अंश का था। तो जब किसी भी समकोण त्रिभुज में 45 अंश का एंगल बन जाता है तो लंब और आधार की लंबाई बराबर हो जाती है। जहाँ लंब यहाँ है बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और आधार है दोनों भवन के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न है 25वां। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो सबसे पहले एक सर्कल बना देते हैं। यह 25वां, इसमें त्रिज्या है इसकी 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। मतलब यहाँ सेंटर पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब ये जो जीवा है, ये एरिया बना रही है ये कितना है और जो पूरा ये बना हुआ त्रिज्यखंड ये कितना है। तो एकदम आसान है। 21 सेंटीमीटर इसमें दिया, 0.2 मान लेते हैं, ये हो गया ए बी लिख देते हैं कुछ। जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र होता है। यहाँ थीटा की वैल्यू 60 अंश 360, पाई का मान 22/7, आर की जगह पे 21 का वर्ग। 60/360 यानी 1/6, 22/7, 21 का वर्ग 441। ये हो गया 1/6, 22, 7 से काट सकते हैं इसको, 7 × 5 = 35, 6 बार जाएगा, हो जाएगा 42, 2 × 7 = 21। तो इसको आप चाहे तो पहले 2 से काट सकते हो तो 11/3 हो जाएगा, 63 बराबर हो जाएगा। ये दशमलव नहीं है, गुणा है ये। और फिर इसको लिख सकते हैं 11 और 21 × 63, तो 11 × 1 = 11, 11 दूनी 22, 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब निकालना है इसी में वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो कैसे निकलेगा, ये जो आपने त्रिज्यखंड निकाला उसमें से त्रिभुज को घटा दो। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब ये हो त्रिज्यखंड का 231 निकला ही है, और जो त्रिभुज है ओ ए बी ये है एक समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 4/3 गुणे भुजा स्क्वायर। तो हो जाएगा 4/3
ये इसका सूत्र 4/3 नहीं होता, सॉरी, इसका सूत्र यहाँ बता देते हैं। सूत्र होता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग, ये होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो बराबर हो जाएगा 231 ऋण करड़ी 3/4, भुजा है इसकी 21 सेंटीमीटर का, उसका वर्ग 21 का वर्ग 441, तो हो जाएगा 441 करड़ी में 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न है 25वें का, ऑप्शनल है। 32 सेंटीमीटर शंक्वा 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी है। इस बाल्टी को जमीन पर खाली किया जाता है और इस रेत से एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई बताओ। ये सवाल है। वैसे इस टाइप के सवाल इस वर्ष बोर्ड परीक्षा से निकाल दिए गए हैं, लेकिन हो सकता है आगे के वर्षों में आए, इसलिए हम आपको इसे लगाना सिखा रहे हैं। तो सवाल में है कि बेलन की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, उसको हम कैपिटल आर से दिखा रहे हैं, ये बेलन समझ लो। बेलन की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बेलन का आयतन जो होगा, बेलन का सिलेंडर लिख देते हैं, तो बेलन के लिए हमने सिलेंडर साइन लिखा और उसका आयतन सूत्र होता πr²h, ये हो जाएगा। इसको हम एक समीकरण कह देते हैं। और उसके बाद बारी आती है शंकु की। तो शंकु का इसमें दिया हुआ है ऊंचाई केवल दिया, उसकी त्रिज्या नहीं दी हुई है। तो शंकु की ऊंचाई इन्होंने दी है 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या के बारे में जानकारी नहीं, यल भी निकालना है। तो जो शंकु का आयतन होता है उसका सूत्र होता है 4/3 πr²h, 4/3 नहीं 1/3 πr²h। इसका हम कह देते हैं समीकरण नंबर 2। तो जब यहाँ पे बेलन के अंदर का रेत निकाल के शंकु बनाए हैं तो दोनों का आयतन एक जैसा रहेगा। तो यहाँ पे आयतन का संरक्षण लागू होता है, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आपस में बराबर होंगे। तो पहले इक्वेशन में πr²h है और दूसरे में 1/3 πr²h है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और सारी वैल्यू रख देनी है। आर का मान 18, इसका वर्ग, एच का मान 32, 1/3, दूसरे वाले का आर निकालना है और इसका एच है 24। तो 24 में 3 से भाग करेंगे 8 आएगा, दूसरी तरफ उसको ले आएंगे 18 का वर्ग गुणे 32 और 3 8 24, 8 नीचे ले आएंगे, बराबर होगा r²। 8 चौको 32, 18 का वर्ग गुणे 4 बराबर r²। वर्गमूल निकालेंगे, 18 का वर्गमूल 18, 4 का वर्गमूल 2, यानी यहाँ से लिख सकते हैं r बराबर 18 गुणे 2 यानी 36 सेंटीमीटर। ये हो गया r का मान। अब निकालना है यल। सूत्र होता है h² + r²। यह 24 और यह 36, दोनों का वर्ग हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो इसको लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर धन 12 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर। 12 का वर्गमूल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, हो जाएगा 12 करड़ी में 13 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी इसकी तिरछी ऊंचाई। तो इस प्रकार से सॉल्व होता है वर्ष 2023 के गणित का प्रश्न पत्र, जिसका कोड था 822 EA। ये वर्ष 2023 के लिए 5वां सेट था। उम्मीद है कि आपको बताई गई सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न, टॉपिक या कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताएंगे।